Hello everyone, a very good morning to all of you. Today is 8th of July, Monday और ये सप्ताह का पहला दिन है. वी विल स्टार्ट अवर डे विद न्यू मोटिवेशन, न्यू थॉट, है ना. अपना दिन शुरू करते हैं. तो आज हम देखेंगे द इंडियन एक्सप्रेस में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे. तो आज का हेडलाइंस इस तरीके से है कि जर्मनी में हमारे एथलीट हैं जो ओलंपिक के लिए तैयारी करें, पेरिस ओलंपिक के लिए. ठीक है. कल जो था वो रथ यात्रा था, पूरी रथ यात्रा. और जो पूरी है वो हमारा क्या है, 4 धाम में से एक धाम है. और वहाँ हमारी प्रेसिडेंट अटेंड की हैं, तो वो देख लेंगे. बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है वो देखेंगे. तो डायरेक्टली हम लोग पीपीटी पे आते हैं और वहाँ से आपको हम जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो बताते हैं. सो ऑल राइट, वेलकम बैक अगेन. ये है आज का पीपीटी. कौन कौन सा डिस्कस करने वाले वो बता देते हैं. सबसे पहले हम आपको पूरी के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि पूरी क्या है, पूरी में कौन सा मंदिर है, किसने बनवाया, ये सब. उसके बाद हम एक देखेंगे इकॉनमी में कि एक डिजिटल भारत निधि एक स्कीम लाया गया है. तो आपको पहले हम बताएंगे कि निधि क्या होता है ना. निधि स्कीम होता क्या है, भारत निधि क्या है, किस लिए किया गया है, कैसे चलेगा, ये बता देंगे आपको. उसके बाद आईआर में देखेंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किन से मिलने गए हैं. रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे मिलने गए हैं या मिलने जाने वाले हैं, जो हमारे आईआर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो वही है इसका हेडलाइन, द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ पुतिन विच इज रशिया. राइट. तो ये देख लेंगे. ये इसका नोट्स बना लीजिएगा, आपको लिखने का आएगा क्योंकि रशिया जो है हमारा बहुत अच्छा दोस्त है. होपिंग फॉर द मिरेकल एट COP29. हम COP29 के बारे में आपको बता देंगे और कहाँ होने वाला है और उसमें क्या क्या होप कर सकते हैं उसके बारे में ये सौमित दासगुप्ता लिखे हैं, वो आपके साथ डिस्कस कर लिया जाएगा. उसके बाद हम प्लेस इन न्यूज़ में आज हम क्या देख लेंगे, जर्मनी को देखेंगे, है ना. उसका जो नेबरिंग कंट्री है वो देख लेंगे, उसका जहाँ से रिवर है वो देख लेंगे. तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं. सबसे पहला आर्टिकल है हमारा कि प्रेसिडेंट एट पूरी रथ यात्रा, कि जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं वो कहाँ गए, उड़ीसा. पूरी कहाँ है, उड़ीसा में. उड़ीसा का एक सिटी है पूरी, वहाँ. और वहाँ के सीएम कौन बने हैं, नया न्यू इलेक्टेड सीएम मोहन चरण मांझी हैं, जो दोनों रथ यात्रा में क्या लिए, पार्टिसिपेट किए. ए डिवोटी डाइड ऑन सफोकेशन बाई पुलिंग ए चैरियट एट यात्रा. वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, आपको पता है. गर्मी भी, उमस भी बहुत ज़्यादा है. पूरी जो है कोस्टल एरिया है ना, कोस्ट पे है पूरी सिटी. तो वहाँ बहुत ज़्यादा उमस हो गया, इसके कारण एक लोगों का जान चला गया, विच इज़ नॉट गुड. तो हम देखते हैं सबसे पहला कि चैरियट ये है क्या. पूरी जो रथ यात्रा है वो क्या होता है. तो चैरियट ये एक चैरियट फेस्टिवल है हिंदू लोग का, चैरियट फेस्टिवल है. इनफैक्ट नॉट ओनली हिंदू पार्टिसिपेट, ओनली मुस्लिम ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस फेस्टिवल, है ना. उनका एक माइथोलॉजिकल है कि कोई मुस्लिम थे जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे. ठीक है. तो ये मन में डाउट नहीं रखना कि ये हिंदू का ही एक त्यौहार है, ये इसमें मुस्लिम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. तो एक चैरियट फेस्टिवल है. और ये चैरियट फेस्टिवल कैसा है, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फेस्टिवल है, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट. अभी यहाँ क्या देखा देखी इंटरनेशनल लेवल पे भी चैरियट फेस्टिवल मनाया जाता है. कहाँ मनाया जाता है, पूरी. पूरी कहाँ है, उड़ीसा में. ठीक है. उड़ीसा के न्यू सीएम कौन है, सीएम चरण मांझी. ठीक है. आपको बताना है कि उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, गवर्नर. गवर्नर कौन है आप बताइए कमेंट बॉक्स में, है ना. आपको हिंट दे रहे हैं, वो क्या थे, पहले झारखंड के सीएम रह चुके हैं. ओके. पूरी उड़ीसा में है. अब आपको बताते हैं कि वहाँ होता क्या है. वहाँ ना पूरी जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ 3 डाइटी हैं. पहले जगन्नाथ लॉर्ड कृष्णा, जगन्नाथ, है ना, कृष्ण भगवान हैं. उनके भाई बालभद्र, बालभद्र, है ना, उनके कौन है, ब्रदर. और तीसरे डाइटी जो हैं जगन्नाथ जी के बहन सुभद्रा, सुभद्रा उनकी बहन. ऐसा माइथोलॉजिकली स्टोरी है कि एक बार इनकी बहन सुभद्रा, उनको इच्छा हुआ कि हम पूरी घूमें, पूरी घूमने का इच्छा हुआ. तो वो अपने भाइयों को बताए. आपको पता है कि जिनकी बहन होती हैं वो बहन को तो सर आँखों पे रखते हैं. तो बोले कि ठीक है चलो घुमाते हैं. तो वो घूमने के लिए रथ मंगवाएं और रथ से घूमने गए. और वो अपनी मौसी के यहाँ या ननिहाल नानी के यहाँ, वहाँ जाके वो 1 सप्ताह तक रहें. और वो कहाँ जाते हैं, जगन्नाथ टेम्पल से रथ यात्रा निकल के कहाँ जाती है, गुंडीचा टेम्पल. गुंडीचा टेम्पल जहाँ बोला जाता है ये उनकी मौसी या उनकी नानी का घर है. वहाँ वो 7 दिन तक रुकते हैं, 7 डेज, 1 वीक. और फिर वहाँ से वो रिटर्न आते हैं. और ये लोग कहाँ रहते हैं, ये जगन्नाथ टेम्पल में है. तो ये पीछे का माइथोलॉजिकल स्टोरी है. ठीक है. आपको पता रहेगा तो रिलेट कर पाएंगे, याद रहेगा. अब आपको हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जगन्नाथ टेम्पल पहले तो कि वन ऑफ द 4 धाम पिलग्रिमेज में आता है. अब आपको ये पता होना चाहिए कि 4 धाम किस में आता है. तो 4 धाम अगर हम देखेंगे, अगर ये इस तरह हम इंडिया का मैप बनाएंगे तो 4 धाम हमारा कहाँ कहाँ आ जाता है. ये क्या बन गया, स्टार.
ठीक है, अगर इस तरीके से हम मैप बनाएंगे, ठीक है, तो चार धाम अगर यहाँ देखेंगे, ये क्या हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया, ये सॉरी ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो अगर हम नॉर्थ में देखेंगे तो क्या है, बद्रीनाथ, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है चार धाम, बद्रीनाथ। साउथ में क्या है, रामेश्वरम, रामेश्वरम। ईस्ट में क्या, पुरी हो गया, जगन्नाथ टेम्पल। और वेस्ट में क्या, द्वारका, जहाँ अभी मोदी जी गए थे चुनाव से पहले, याद होगा आप लोगों को। तो कहाँ कहाँ हो जाएगा, द्वारका, पुरी ईस्ट में, नॉर्थ में बद्रीनाथ और साउथ में रामेश्वर। ये हमारा चार धाम है, ठीक है। उसमें से एक जो पुरी है वो चार धाम में से वन ऑफ द साइट है चार धाम का, ठीक है। अब जगन्नाथ टेम्पल को बनवाया कौन, आपको ये बता दे रहे हैं। तो ये कौन बनवाया था, ये पहले आपको पता होना चाहिए, ये 11वीं सेंचुरी में बना है। और बनवाया कौन था, अनंत वर्मन छंदगंगा, ठीक है। अनंत, याद रखिएगा, ये वर्मन छंदगंगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये कौन से डायनेस्टी से था, इसका डायनेस्टी का नाम बताना है। डायनेस्टी हालांकि इसी में लिखा हुआ है, जो पढ़े होंगे तो उनको फट से याद आ गया होगा, लेकिन फिर भी आप अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो इसको सर्च करिएगा, पढ़िएगा, रिसर्च करके, और कमेंट वक्त करके बताइएगा। इससे क्या होगा, आप चार चीज़ और नया नया चीज़ जानेंगे। इसलिए हम आपसे सवाल पूछते हैं, ना कि आपको मेहनत करवाना है, कमेंट करवाना है। कमेंट करवाने का मतलब ये होता है करने से कि आप उसी के बारे में जाके पढ़ेंगे तो सीखेंगे, और जब उसको टाइप करेंगे तो आपको वो याद रहेगा। तो आपसे यहाँ से दो सवाल पूछा गया कि उड़ीसा के गवर्नर कौन है, और ये जो टेम्पल बनवाया था अनंत वर्मन वो कौन से डायनेस्टी से था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, डिजिटल भारत निधि पे आते हैं। तो डिजिटल भारत निधि को अच्छे से समझेंगे, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। सबसे पहले कि आप सबसे पहले तो आपसे यही पूछ जाएगा कि डिजिटल भारत निधि है क्या। तो ये डिजिटल भारत निधि जो है वो क्या है, गवर्नमेंट का पहला अटेम्प्ट है, क्या इंप्रूव करने के लिए, रूरल टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए। अब इसमें निधि क्यों लिखा हुआ है, जहां भी निधि आएगा तो निधि इज ए टाइप ऑफ कंपनी विच इज कैटेगराइज्ड एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फर्म्स लाइक NBFCs, ठीक है। तो आपको हम पहले बता दे रहे हैं कि निधि क्या होता है, व्हाट इज निधि। निधि कंपनी, निधि इज ए काइंड ऑफ कंपनी विच इज टाइप ऑफ है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, है ना। और ये इसका काम क्या होगा, जब फाइनेंशियल कंपनी, इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिसीविंग करेगा या लेंडिंग करेगा, किसका, फंड्स का। सो लेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ फंड्स, ओके। अब हम आते हैं डिजिटल भारत निधि पे, ठीक है। डिजिटल भारत निधि, आपको ये जानना है कि डिजिटल भारत निधि है क्या। तो डिजिटल निधि भारत, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है ये, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में DOT बोलते हैं। आपको बताना है इसके रिस्पेक्टिव मिनिस्टर कौन है, ठीक है। मिनिस्टर कौन बने हैं नए कैबिनेट में, आपको करेंट ये बताना है कमेंट करके, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या आता है, और ये किस चीज़ के लिए काम कर रहा है, टू इम्प्रूव रूरल टेलीकॉम कनेक्टिविटी, कि जो गांव में जो रूरल टेलीकॉम कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी जो गांव में रूरल कम्युनिकेशन है उसको बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ये बनाया गया है। अब निधि है मतलब कि पैसा कहीं से कलेक्ट किया जाएगा, और डिजिटल मतलब आपको नाम से ही समझ लें कि डिजिटलाइज करने का बात हो रहा है, किसका, पूरे भारत का। अब हम आपको यहाँ से बता रहे हैं कि ये है क्या, इसको एक्सप्लेन में देखिए कि DOT हैज रिलीज ड्राफ्ट रूल्स टू ऑपरेशनलाइज द डिजिटल भारत निधि विच वुड रिप्लेस द, पहले क्या था उसका नाम, USOF, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। पहले इसका क्या नाम था, भारत डिजिटल निधि। डिजिटल भारत निधि के जगह पे क्या था, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। एंड वी अ फ्रेश अटेम्प्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एट इंक्रीजिंग टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में टेली कम्युनिकेशन को ग्रास रूट पे तक पहुंचाने का एक क्या है, प्रक्रिया है। इसमें शुरू करेंगे कि हम गांव का एक एक आदमी कनेक्टेड हो इंटरनेट से, डिजिटल हो जाए, ठीक है। अब USOF जो है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है, ये है क्या, ये क्या है, ये पूल ऑफ फंड है ना। फंड, पूल ऑफ फंड है, किस किस से लिया जाता है पैसा, 5% यूनिवर्सल सर्विस लेवी दैट इज चार्ज अपॉन ऑल द टेलीकॉम फंड ऑपरेटर ऑन दियर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। जितने भी टेलीकॉम फंड ऑपरेटर हैं उनसे 5% उनका क्या लिया जाता है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू लिया जाता है उसी फंड से। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों इसमें निधि लगाया गया है, डिजिटल भारत निधि है तो इसमें निधि क्यों लगाया गया, कि बिकॉज निधि इज ए कंपनी,
निधि इज ए कंपनी विच इज टाइप ऑफ एनबीएफसी। अब एनबीएफसी हम कलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं, जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर है उससे 5% हम क्या ले रहे हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के रूप में ले रहे हैं, और उसी पैसा से हम क्या करेंगे, रूरल एरियाज में टेलीकॉम को, कनेक्टिविटी को क्या करेंगे, इनरीच करेंगे। बाकी हमारे लिए एग्जाम के लिए कुछ ज़्यादा जरूरी है नहीं। अब ये है कि कैसे काम करेगा, कि एज पर टेलीकॉम एक्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द टेलीकॉम कंपनी टू द डिजिटल भारत निधि विल बी द फर्स्ट क्रेडिटर टू, पहले जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपको बताना है कि ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है हमारे पॉलिटी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एंड द सेंटर विल डिपॉजिट द कलेक्शन ऑफ निधि फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद सेंटर क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी जो कलेक्टेड पैसा आएगा, है ना, टू निधि फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय के हिसाब से उसको देगी। फंड जो है वो कलेक्टेड अंडर डीवीएन विल बी यूज टू सपोर्ट यूनिवर्सल सर्विस थ्रू प्रोमोटिंग एक्सेस टू एंड डिलीवरी टू टेलीकम्युनिकेशन सर्विस इन अंडर सर्व रूरल रिमोट एंड अर्बन एरियाज। ओके, इसका काम क्या होगा, फंड रिसर्च होगा, डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट सपोर्ट पायलट, ये आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं जब मेंस में लिखना होगा कि रूरल कनेक्टिविटी कैसे करेंगे हम, है ना, डिजिटल जब पूरे बात आती है तो सिर्फ अर्बन एरिया में ही डिजिटलाइजेशन ज़्यादा क्यों है, गांव में क्यों नहीं, तब आप इसका यूज कर सकते हैं कि वी हैव बिल्ट अ डिजिटल भारत निधि टू इन रीच द रूरल टेलीकॉम कनेक्टिविटी। उसको आप एक लाइन में ये लिख दीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो इम्फैटिक हो जाएगा। ओके, इसमें ज़्यादा एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा कि यूएस ऑफ आपको बता दिए, निधि क्या होता है वो आप बता दिए, पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। ओके, अब आते हैं द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ पुतिन, है ना, पुतिन साहब का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे रिस्पेक्ट में। सो मोदी विजिट टू रशिया शो केसेस द इंपॉर्टेंस न्यू दिल्ली अकॉर्ड्स टू रिलेशनशिप विथ मॉस्को। अब इसको हम आंसर के फॉर्म में लिख के आए हैं ताकि आप नोट्स बना लिए और इसको रखे रहिएगा, पढ़िएगा, ध्यान में रखिएगा। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे तो क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू रशिया टू मीट पुतिन मार्क्स ए सिग्निफिकेंट मोमेंट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। दिस विजिट शेड्यूल्ड फॉर मंडे एंड ट्यूसडे, आज और कल शेड्यूल्ड है, कम्स टू ए क्रूशियल टाइम, इट विल द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन टू लीडर्स सिंस रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। जब वो यूक्रेन पर अटैक किया था उसके बाद ये पहला मीटिंग है 2022 के बाद से। द बायलैटरल मीटिंग हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रशिया अमिड्स द चैलेंजिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है उसको चैलेंज करेगा। अब कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इंडिया और रशिया जो है इसका जो दोस्ती है वो कहाँ से रूटेड है, हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कॉपरेशन डेटिंग बैक टू द कोल्ड वॉर इरा। कोल्ड वॉर इरा से ही इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही रूटेड है ना, स्ट्रेटेजिक है, डिफेंस कॉपरेटिव है, बहुत कॉपरेट करता है हमको। इसलिए डिस्पाइट द इन्वॉल्विंग ग्लोबल ऑर्डर, डिफेंस रिमेन्स द कॉर्नर स्टोन ऑफ द बायलैटरल पार्टनरशिप। The visit comes at a time when India is navigating its diplomatic stance amidst the ongoing conflict in Ukraine and its implication for global politics। हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको समझ में आएगा इससे क्या, स्ट्रैटेजिक डायमेंशन, इंडिया और रशिया के बीच में रिलेशन के बारे में हमको समझ में आएगा, स्ट्रैटेजिक डायमेंशन क्या क्या है, किस किस चीज़ पे हम डील करते हैं, उसका इंप्लीकेशन क्या है, फॉरेन पॉलिसी कैसे यूज होता है ना, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम देख लेंगे इंडिया और रशिया का, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देखेंगे, डिफेंस कॉपरेशन रशिया और इंडिया और रशिया का, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट कैसे हो रहा है बायलैटरल रिलेशन में वो देखेंगे। अब आते हैं कि विजिट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहला डिफेंस कॉपरेशन होगा, दूसरा एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में हम बात करेंगे इस विजिट में। सो इंडिया और रशिया का है जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस पार्टनरशिप रहा है, हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को हेल्प करते आ रहे हैं। विद द रशिया बीइंग ए मेजर सप्लाई ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ इंडिया, की एग्रीमेंट इंक्लूड द सप्लाई ऑफ S-400 मिसाइल। S-400 मिसाइल क्या है आपको ये बताना है, और आपको ये भी बताना है कि सेम टेक्नोलॉजी का यूएस का मिसाइल है उसका नाम क्या है, जो कि इंडिया को बेच रहा था, हम लोग ने नहीं खरीदा, हम लोग ने कहाँ से खरीदा, रशिया से S-400 लिया। तो ये इसका टेक्नोलॉजी क्या है, ये किस लिए लिया गया, किस तरीके का मिसाइल है, आपको ये बताना है। और यूएसए का जो है उसका नाम क्या है, सेम तरह का मिसाइल यूएसए का है, उसका नाम दूसरा है, ठीक है, वो बताना है। और उसके बाद हम MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट, ब्रह्मोस, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये सब हम लोग वहाँ से लेते हैं। मेंटेनिंग द डिफेंस रिलेशनशिप इज क्रूशियल फॉर इंडियाज सिक्योरिटी स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बॉर्डर स्टैंड ऑफ विथ चाइना। अब एनर्जी सिक्योरिटी की बात करेंगे तो देखेंगे कि जब से यूक्रेन वॉर हुआ है, ऑनसेट ऑफ यूक्रेन वॉर, इंडिया हैज इंक्रीज परचेज ऑफ रशिया ऑयल। हम लोग रशियन ऑयल ज़्यादा खरीद रहे हैं क्योंकि वो सस्ता दे रहा है। विच हैज हेल्प मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, जो कि क्या किया है, मिटिगेट किया किसको, जो ग्लोबली जो तेल का जो प्राइस बढ़ गया था और रशिया हमको क्या कर दिया, सस्ते में दे दिया, तो हम उसको क्या कर दिए, जो ग्लोबल जो बढ़ रहा है उसको मिटिगेट कर दिए। दिस इकोनॉमिकल इंगेजमेंट हैज पुश्ड
bilateral trade to unprecedented level, highlighting the importance of energy security in relationship। ये जो जब हम आउट ऑफ द लीग जाके हम रशिया से ये ऑयल खरीद रहे थे, तो वो क्या दिखाया कि अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी है, इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप दिखाया कि कितना स्ट्रांग है। अब हम डिप्लोमेटिक पे टाइट टॉप पे बात करेंगे, तो उसमें क्या है कि बैलेंसिंग रिलेशन विथ वेस्ट, हम वेस्ट के साथ क्या है बैलेंस रिलेशनशिप बना रहे हैं। इंडिया का जो स्टांस रहा है यूक्रेन कन्फ्लिक्ट पे, उसमें क्या है पीस और डायलॉग में बात की कि हम लोग पीस में बिलीव करते, दोनों से कौन बात कर रहे हैं। अभी वहाँ जेलेंस्की से मिले थे मोदी जी जब G7 में गए थे, तो ये क्या दिखाता है कि इंडिया जो है वो एक मीडिएटर का काम कर रहा है, किसके लिए, यूक्रेन के लिए भी, और यहाँ हम रशिया के वहाँ के प्रेसिडेंट से भी मिल रहे हैं। जब आप दोनों आदमी से मिल रहे हैं मतलब आप न्यूट्रल हैं, और आप दोनों को क्या बोल रहे हैं कि शांति से रहो भाई, लड़ो मत, सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, सो इंडिया इज ए काइंड ऑफ मीडिएटर, है ना, हम लोग मीडिएशन का काम कर रहे हैं। Avoiding the explicit condemnation of Russia, this delicate diplomatic balancing act is essential to maintaining relation with both Russia and वेस्टर्न अलाइज। पोटेंशियल मीडिएशन रूल क्या है कि इंडिया का जो न्यूट्रल पोजीशन है और इसका डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट विद रशिया एंड यूक्रेन सजेस्ट ए पोटेंशियल रोल एज ए मीडिएटर इन द कॉन्फ्लिक्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरेक्शन विद द बोथ पुतिन एंड जेलेंस्की रिफ्लेक्ट इंडियाज विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट द पीस एफर्ट। क्या बताया आपको कि दोनों से मिलने का मतलब वो क्या हो रहा है कि इंडिया के पास वो बिलिंग पावर है, वी हैव ए बिलिंग पावर टू कंट्रीब्यूट टू पीस एफर्ट। दोनों को हमें हमारे पास समझाने की शक्ति है, क्षमता है कि दोनों को हम समझा पा रहे हैं कि पीस करिए, शांति रहिए, वॉर मत करिए। ठीक है, इकोनॉमिक और ट्रेड डायमेंशन देखेंगे तो बायलैटरल ट्रेड सर्ज है। द वॉर इन यूक्रेन लेड टू ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंडियाज इंपोर्ट टू रशिया ऑयल, बूस्टिंग बायलैटरल ट्रेड। अगर हम रशिया से ज़्यादा तेल खरीदने लगे तो हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो क्या हो गया और बूस्ट हो गया। अब दिस इकोनॉमिकल डायमेंशन अंडरस्कोर्स द इंडिपेंडेंस बिटवीन टू कंट्रीज एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग रोबस्ट ट्रेड रिलेशंस। उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक टाइज में क्या डाइवर्सिफिकेशन क्या क्या है, कि बियॉन्ड एनर्जी देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डाइवर्सिफाइंग इकोनॉमिक इंगेजमेंट, कॉपरेशन टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, एक्सेट्रा में। ठीक है, जियो पॉलिटिकल अब देख लेते हैं इम्प्लीकेशन क्या क्या है, कि रशिया और चाइना का जो डायनेमिक्स है कि वो देख लेते हैं कि उस एंगल से क्या है कि इंडिया मस्ट नेविगेट द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड चाइना। आपको पता है कि यहाँ पर ये चाइना है, बाकी ये सब रशिया है, तो क्या है कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दोनों से बना के रखना है। इंश्योरिंग द रशिया, हमारा चाइना अपना नेबर हो जाता है और रशिया हमारा बहुत अच्छा मित्र है, तो इंश्योरिंग द रशिया डज नॉट शेयर सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी विद चाइना इज ए स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी फॉर इंडिया। कि रशिया जो है अपना सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजीज है, जैसे S-400 है ना, MiG-29 है, ये चाइना के साथ शेयर ना करें, हमारा प्रायोरिटी यही है। दूसरा कि ग्लोबल स्ट्रेटजिक इन्वायरमेंट की जो विजिट है वो क्या दिखा रहा है, इंडिया का स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी दिखा रहा है कि हम किसी के अंदर काम नहीं करने वाले हैं, हम खुद हैं, हमारा एक अपना थॉट लेवल है, हमको जो ठीक लगता है हम वो करते हैं। ठीक है, ऑटोनॉमी दिखाता है, आज़ादी दिखाता है। इट्स अप्रोच टू मेंटेनिंग बैलेंस रिलेशन अमिडस्ट शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर। दिस ऑटोनॉमी अलाउ इंडिया टू इंगेज द मल्टीपल ग्लोबल पावर वाइल सेफ गार्डिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट। अब आते हैं कंक्लूड करने की बात है, तो कंक्लूड ऐसे करेंगे कि मोदी का जो विजिट है रशिया का स्ट्रेटजिक मूव है टू रीअफर्म एंड स्ट्रेंथन द लॉन्ग स्टैंडिंग इंडो रशिया पार्टनरशिप। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, इंडिया का कमिटमेंट टू मेंटेनिंग ए बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अमिडस्ट ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, कि जियोपॉलिटिकल चैलेंज में जो भी कुछ हो रहा है लेकिन हम अपने कमिटमेंट को लेकर मेंटेन है। दिस विजिट एम्स टू इंश्योर कंटिन्यूड डिफेंस कोऑपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, ब्रॉडर इकोनॉमिकल इंगेजमेंट वाइल नेविगेशन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से इंडिया और रशिया के बीच में जो रिलेशनशिप है, इंप्लीकेशन क्या क्या है ना, ये विजिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये सब। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है कि होपिंग फॉर अ मिरेकल एट COP29। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि COP है क्या। COP का मतलब क्या होता है, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो क्या COP एक ही तरह का होता है, नहीं, ये डिफरेंट तरह का होता है। लेकिन ये जो COP29 है ये किसका है, ये है UNFCCC का। अब UNFCCC कौन सा चिड़िया का नाम है, ये है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, UNFCCC क्या है, UN का एक बॉडी है, किस चीज़ के लिए काम करता है, क्लाइमेट चेंज पे काम करता है। ये कब बना, ड्राफ्टेड इन 1992, ठीक है 1992, बट
इफेक्टिव फ्रॉम 21 मार्च 1994। 2 साल बाद क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसका क्या करना, स्टेबलाइज करना, टू प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए ग्रीन हाउस गैस को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। और इसका फोकस क्या है, पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करवाना, टू इम्प्लीमेंट, फोकस क्या है, पेरिस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कराना। ये कब किया गया, 2015 में अडॉप्ट किया गया। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट का क्या है काम, कि हमको अपना टेम्परेचर क्या करना है, 2 डिग्री कम करना है। ठीक है, अब आपको इसमें बस ये पता होना चाहिए कि COP29 कहाँ हो रहा है। तो COP29 कहाँ हो रहा है, बाकू, कहाँ है, अजरबैजान में। COP29 कहाँ हो रहा है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकू कहाँ है, अजरबैजान में, अजरबैजान। ओके, और COP28 कहाँ हुआ था, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ में। हम आज देखेंगे क्या, जर्मनी को। ठीक है, जर्मनी में क्या है, हमारे जो ओलंपिक के जो भी प्लेयर हैं, एथलीट हैं, वहाँ उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले मोदी जी सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात भी किए हैं। ठीक है, तो जर्मनी देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जर्मनी है कहाँ, तो ये यूरोप में आता है। ठीक है, और यूरोप में कहाँ आता है, तो जर्मनी हाइलाइटर से दिखा रहे हैं आपको, ये है जर्मनी, दिस इज़ जर्मनी। जर्मनी के सबसे फेमस आदमी कौन है, नाजी, है ना, वो अपना पार्टी को, जो जूज़ को क्या किया था, बहुत जूज़ को मार दिया था। तो ये जर्मनी है। जर्मनी का हम नेबर को देख लेते हैं। तो जर्मनी के सबसे पहले देखेंगे कि बाल्टिक सी है। ठीक है, ये नॉर्थ सी है। जर्मनी का सबसे पहला यहाँ से शुरू करेंगे, पोलैंड हो गया। ठीक है, पोलैंड के बाद ये चेक रिपब्लिक हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, और यहाँ पे क्या, नीदरलैंड्स, और ये डेनमार्क। ये इनका क्या हो गया, नेबरिंग कंट्री हो गया, जो कि लैंड बॉर्डर शेयर करता है। फिर से देख लेते हैं, पोलैंड हो गया, जूम कर दिया, और ये देखिए, ओहो कहाँ चला गया, हाँ, पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, जिसका कैपिटल कहाँ है, पराग। पोलैंड का कहाँ है, वार्सो, है ना। ऑस्ट्रिया का कहाँ है, वियना, है ना। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड का बर्न, फ्रांस का पेरिस, लग्जमबर्ग का लग्जमबर्ग, बेल्जियम का ब्रुसेल्स, और नीदरलैंड्स का ये एम्स्टर्डम। ठीक है, और डेनमार्क, ये इसका लैंड बाउंड्री शेयर करता है। और हम देख लेते हैं इसका अगल बगल का सी कौन सा है। सो दिस इज़ बाल्टिक सी, दिस इज़ नॉर्थ सी, ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, दिस इज़ बे ऑफ बिस्के, स्पेन और फ्रांस के बीच में है। अगर हम नीचे देखेंगे तो ये टिरेनियन सी है, इटली के पास में। ठीक है, और यहाँ पे एड्रियाटिक सी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और आपको यहाँ का एक रिवर और के बारे में बता दे रहे हैं कि ये कौन सी रिवर है, राइन। ठीक है, ये कहाँ शुरू होती है, स्विट्ज़रलैंड से, वो ऑस्ट्रिया होते हुए, है ना, ये कहाँ को जाती है, इधर बेल्जियम में अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। इसका यहाँ पे डेल्टा बनाती है रोटरडैम से आगे जाके। ठीक है, नीदरलैंड, और ये जर्मनी, और ये लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। आप खुद से मैप में जाइएगा, इसको देखिएगा, ब्लैंक में पे ड्रॉ करिएगा, तब जाके याद होगा, ध्यान में रहेगा। ध्यान में रखना है। अगर हम इंडिया से देखेंगे तो इंडिया कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ईरान के बाद उधर कहीं पे इंडिया होगा, इस तरह के यहाँ पे इंडिया होगा। तो यहाँ से क्या है, ये बेस्ट हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, न्यूज़पेपर में। थैंक यू सो मच। आपसे जो भी पूछा गया है उसका जवाब दीजिए और नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।